बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10th फिज़िक्स का थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने एसएचएम के बारे में पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसी कुछ एग्जांपल्स देखी थी कि कैसे बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है, या फिर एक पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके अलावा हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो होंगे डैम्पिंग ऑसिलेशंस एंड वेव मोशन। कि डैम्पिंग ऑसिलेशंस क्या होती हैं और वेव मोशन हम किसे कहते हैं। तो जैसे कि आपको इन बॉल एंड बाउल सिस्टम में या फिर सिंपल पेंडुलम के सिस्टम में बताया था कि जब आप पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं, और जब आप उसको वहाँ से रिलीज़ करते हैं तो वो अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है। तो अगर आपके पास फ्रिक्शन या एयर फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स कोई ना हो, तो जो आपके पास पेंडुलम का सिस्टम है ये हमेशा के लिए इनडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स मूव करता रहेगा एक्सट्रीम पोजीशंस और मीन पोजीशन के दरमियान। उसमें हमने देखा था कि ये आपके पास अगर एक बॉल है, आप जब यहाँ तक इसको डिस्प्लेस करते हैं तो इधर से इधर जाने में इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं इस केस में। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये क्या करती है, ये इस बॉल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ खींचती है। लेकिन जब ये बॉल यहाँ से सपोज पॉइंट ए से पॉइंट ओ पे आती है तो इधर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और ड्यू टू इनर्शिया फिर ये यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये आगे शूट कर जाएगी सपोज पॉइंट बी तक। पॉइंट बी पे जब पहुँचेगी तो अब आहिस्ता सा, क्योंकि ये अब मेन पोजीशन से दूर जा रही है तो इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। पॉइंट बी पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी मैक्सिमम। तो बिकॉज ऑफ दिस मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स द बॉल विल मूव बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो जब बॉल यहाँ पे आएगी तो फिर यहाँ पे आते वक्त, क्योंकि अब यहाँ पे जो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो कन्वर्ट हो रही थी वेलोसिटी के अंदर, तो वेलोसिटी फिर मैक्सिमम, फिर यहाँ से बॉल वापस ए और बी। अगर यहाँ पे जो ये आपके पास स्पेस है जिसके अंदर ये मोशन चल रहा है, इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस ना हो या फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ना हो, तो ये जो मोशन है आपका पेंडुलम का ये लिमिटलेसली एंडलेसली इसी तरह ही चलता रहेगा अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, जिसे आप आइडियल कंडीशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जितने भी प्रोसेसेस रियल प्रोसेसेस हैं वहाँ पे आप एयर फ्रिक्शन या फिर जो सिंपल आगा फ्रिक्शन होती है उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी जो एनर्जी होती है उसको जो डेसिपेट करते हैं उसको लूज़ कर देते हैं। यहाँ पे जो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है इसमें क्या होता है कि आपके पास एयर के पार्टिकल्स होते हैं इन बॉल के दरमियान में, जो एयर स्पेस है आपके पास, इसमें जब बॉल उन पार्टिकल से टकराती है तो कुछ मैकेनिकल एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफ़र होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट भी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक आने में जो फर्स्ट टाइम आप यहाँ तक ले गए बॉल को, तो जब सेकंड टाइम बॉल आएगा तो वो इस पॉइंट तक एग्जैक्टली नहीं पहुँचेगा, हो सकता है थोड़ा इससे पीछे आए। क्यों? क्योंकि कुछ जो एनर्जी आपने उसको दी थी बॉल की, थोड़ी सी एनर्जी उसमें से डेसिपेट हो गई है एक वाइब्रेशन के बाद। इसी तरह हर वाइब्रेशन के बाद एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, और जो आपके पास एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का वो भी उसके साथ साथ कम होता जाएगा। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये अगर आपके पास मेन पोजीशन है और ये आपके पास सपोज बी है और ये ए है, ये एक एक्सट्रीम है या दूसरी एक्सट्रीम है, तो इसमें वेव ऐसे बनेगी कि पहले तो आपने यहाँ तक उसको लेके एम्पलीट्यूड दिया, बी साइड में भी हो सकता है वो इधर तक ही जाए, लेकिन जब वापस आएगा तो फिर क्योंकि जो वेलोसिटी जो आपकी एनर्जी वो डेसिपेट होगी तो अब आपका वो एम्पलीट्यूड नहीं होगा। तो इस तरह आस्ता आस्ता आपके पास एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा, और कुछ टाइम के बाद जो बॉल है या जो आपके पेंडुलम है वो रुक जाएगा। तो आप ये देखें यहाँ पे एक डिक्रीज का पैटर्न शो हो रहा है आपकी जो एम्पलीट्यूड है उसके अंदर। ये आपके पास टाइम है और ये जो आपके पास है ये पैटर्न बन रहा है आपका एम्पलीट्यूड के अंदर डिक्रीज होने का। तो आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ जो आपका एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब वो एम्पलीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन के ऊपर रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो आप डैम्पिंग ऑसिलेशन का मतलब होता है वाइब्रेशंस, डैम्पिंग का मतलब होता है रेजिस्ट करना या डिक्रीज करना। डैम्प को आप इंग्लिश में और भी डिफरेंट वर्ड्स के तौर पर भी यूज़, मॉइस्ट प्लेसेस को भी डैम्प प्लेस कहते हैं।
लेकिन डैम्पिंग जो है यहाँ पे फिजिक्स के अंदर जो मीनिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं डिक्रीजिंग के मीनिंग में। तो ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, डैम्पिंग मतलब डिक्रीजिंग। तो वो प्रोसेस द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ अ रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी कि वो ऑसिलेशन या वो वाइब्रेशंस जो किसी न किसी रेजिस्टिव फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके अलावा कोई और रेजिस्टिंग फोर्स के अंडर जब आपकी वाइब्रेशंस होती हैं तो उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक जितनी भी आपकी वाइब्रेशंस होती हैं नॉर्मल कंडीशन में रियल वर्ल्ड के अंदर, वो सारी की सारी डैम्प्ड होती हैं। आपकी जो एम्पलीट्यूड होता है उसने आहिस्ता आहिस्ता कम होना ही है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, तो इन फोर्सेस की वजह से आपकी जो ऑसिलेशन होती हैं वो डैम्प होना शुरू हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारी ऑसिलेशन है वो डैम्प हो रही है तो इसका नुकसान होगा। कई प्रोसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमने अपनी एम्पलीट्यूड को मेंटेन करना होता है, तो ड्यू टू रेजिस्टेंस आपकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है, तो आपको थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आपने दोबारा उस एम्पलीट्यूड को अपनी ओरिजिनल शेप में लाने के लिए फिर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन यही जो डैम्पिंग ऑसिलेशन है ये आपके पास कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कार्स के अंदर शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर जो होगा उसमें आपके पास एक पिस्टन होता है जो कि एक सिलेंडर के अंदर मूव करता है। सिलेंडर के अंदर आपने ऑयल फिल किया होता है, कोई भी जो शॉक एब्जॉर्बर का एक हिस्सा है वो ऊपर आपकी कार के साथ परमानेंट कनेक्ट होता है और दूसरा अच्छा नीचे आपके पास जो कार का एक्सल होता है उसके साथ कनेक्ट होता है। इसके आगे पीछे अगर आप देखें तो इस तरह कॉयल या स्प्रिंग लिपटा हुआ होता है। ख़ास तौर पर जो गाड़ी के बैक टायर्स होते हैं या फ्रंट टायर्स होते हैं, बाइक के अंदर आप देखेंगे जो टायरों के साथ अगर जंप के ऊपर से आप गुजरेंगे तो वो ऊपर नीचे होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब गाड़ी बम के ऊपर से या स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरती है तो लाजमी सी बात है, क्योंकि आपके पास रास्ते के अंदर अप एंड डाउन आया है तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। तो जब वो वाइब्रेशंस टायर से होते हुए एक्सल में आती हैं और एक्सल के बाद बॉडी की तरफ ट्रैवल करती हैं, तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है तो वो जो उसका पाथ है आपके वाइब्रेशंस का वो इस शॉक एब्जॉर्बर के थ्रू होकर गुजरेगा। तो जब वो शॉक एब्जॉर्बर वाइब्रेशन आएगी तो होगा क्या कि ये जो आपका पास पिस्टन है ये इस चैम्बर के अंदर मूव करेगा और ड्यू टू द डैम्पिंग इफेक्ट क्या होगा कि आपकी वो जो वाइब्रेशंस होंगी वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी हीट एनर्जी के अंदर ऑयल गर्म होना शुरू हो जाएगा और आपका जो शॉक एब्जॉर्बर है वो इस शॉक को ड्यू टू द डैम्पिंग इफेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा और कम से कम जो इफेक्ट होगा वो वाइब्रेशन का वो आपकी बॉडी तक पहुंचेगा। इसके बरक्स अगर आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठते हैं जिनमें ये शॉक एब्जॉर्बर नहीं लगे हुए होते तो जब वो आपका किसी पाथ होल में से गुजरेगा, पॉट होल में से या फिर किसी जंप के ऊपर से अभी गाड़ी गुजरेगी तो आपको अच्छी खासी वाइब्रेशन फील होती है। वो इसलिए क्योंकि दरमियान में ये आगे पास डिवाइस नहीं होती जो कि इस वाइब्रेशंस को कम करने के लिए यूज़ होती है। तो आप अगर किसी बगैर शॉक एब्जॉर्बर वाली गाड़ी में बैठे और फिर किसी शॉक एब्जॉर्बर वाली गाड़ी में बैठे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कैसे आपके पास डैम्पिंग इफेक्ट जो है वो जो वाइब्रेशंस हैं उनको कम करता है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है वेव मोशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेव मोशन। वेव मोशन जो है ये भी आपके पास वाइब्रेटरी मोशन की एक टर्म है या एक एग्जांपल आप कह सकते हैं कि वेव मोशन में भी वाइब्रेटरी मोशन को ही यूज़ किया जाता है। अब वेव्स जो हैं आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी वेव्स हैं वो एनर्जी, कुछ वेव्स ऐसी हैं जो कि आप एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोबाइल की वेव्स हैं, जैसे आप अब उन वेव्स में क्या हो रहा है आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, या इसके अलावा जैसे आप देखते हैं कि जो वेव्स होती हैं उनको एनर्जी के ट्रांसफ़र करने के लिए भी यूज़ किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। अब जो वेव मोशन है ये हमारे डेली लाइफ के अंदर इसका एक बहुत ही अहम किरदार है। वेव मोशन होता क्या है उसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो सपोज आपने अगर एक टैंक लिया है, टैंक की एक साइड के ऊपर आप कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं ऐसा जो कि पानी के ऊपर तैरता है। इस टैंक को पानी से फिल कर दिया और इसकी एक साइड के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ रख दी कि जो पानी के ऊपर तैरे। फॉर एग्जांपल कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, कोई इस तरह चीज़। अगर आप इस साइड के ऊपर एक ऑपोजिट साइड, जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर पानी के अंदर पेंसिल को डिप करें और बाहर निकालें, डिप करें और बाहर निकालें बार बार, तो इससे क्या होगा कि जब आप पानी को डिप करेंगे पेन उसके अंदर तो आपके पास जिस जगह पे पानी के अंदर आप पेन को डिप करें वो जगह नीचे होगी।
जब उसको आप बाहर निकालेंगे तो वो जगह थोड़ी ऊपर होगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसकी वजह से एक मोशन प्रोड्यूस होगा जिन्हें हम वेव्स कहते हैं। इस तरह पानी कहीं से ऊपर उठ जाएगा, कहीं से नीचे उठ जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद जब यही जो डिस्टर्बेंस है पानी की सरफेस के अंदर जो डिस्टर्बेंस आई है, ये आपके पास इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगी, तो ये ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन मूव करना लगेगा इन वेव्स। यानी कि जब आपके पास वेव्स उसके पास ऐसी आएगी कि जहाँ पे वो वेव के नीचे वाली जगह के ऊपर आएगा तो ये नीचे हो जाएगा। अगर कोई वेव ऐसी होती है कि जहाँ पे इसके ऊपर वाली जगह पे आना चाहिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका ये इस वेव के टॉप पे आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर टॉप पे चला जाएगा, और ये इसी तरह वाइब्रेटरी मोशन को कंटिन्यू करेगा इस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ही टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन। इसके अलावा जैसे अभी आप देखें कि इसके अलावा एक और एग्जांपल आप ले लें कि जैसे अगर आपके पास एक रोप है जिसको आपने एक सॉलिड सरफेस के साथ अटैच कर दिया है, इसके ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लें P। अब अगर इस रोप को आप यहाँ से अप एंड डाउन मूव करें हाथ से पकड़ के, तो यहाँ पे इस रोप के अंदर वेव प्रोड्यूस होगी। यानी अगर आप ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो ये इस तरह जो आपकी रोप है इस साइड से ऊपर हो जाएगी। इसको आप नीचे करेंगे तो ये नीचे हो जाएगी। तो आपके पास एक वेव पैटर्न बनेगा इस तरह का इस रोप के अंदर। जब आप देखें ये जो पॉइंट P है, अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो ये पॉइंट P आपको इस तरह ऊपर नीचे मूव होता हुआ नजर आएगा। कभी P ऊपर चला जाए, कभी P नीचे आ जाए। यानी कि जब आपके पास ये पॉइंट P वेव के टॉप पे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, जब इस तरह नीचे आएगा जो वेव इसकी, तो ये पॉइंट P वापस नीचे आ जाएगा। यानी वेव जो P पॉइंट है ये वाइब्रेट करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर, आगे पीछे मूव नहीं करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास वाटर की वाइब्रेशंस की वजह से या वेव्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट था, ये अपनी ही पोजीशन के ऊपर नीचे मूव कर रहा था, ऐसा नहीं था कि ये आगे की तरफ मूव करे। तो ये आपके पास है वेव मोशन। अब वेव मोशन की जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है वो है, अ वेव मोशन इज डिस्टर्बेंस इन द मीडियम which causes the particle of the medium to undergo vibrations about their mean position in equal interval of time। यानी कि ये जो आपके पास एक ये जो आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा था, ये ऑब्जेक्ट असल में आपको पानी का एक पार्टिकल की शो कराने के तौर पे यूज़ किया गया है। तो इन वेव्स के अंदर, क्योंकि पानी है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल से मिलके बना है, तो वेव मोशन क्या होता है? वेव मोशन वो मोशन होता है जिसके अंदर जो आपकी जिस मीडियम में आप वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अप एंड डाउन मूव करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अगेंस्ट। जिस तरह यहाँ पे अगर ये पॉइंट P है, एक पॉइंट लिया, अगर इस पूरी रोप को आप देखें तो इस पूरी रोप का हर पॉइंट किसी न किसी टाइम पे वेव मोशन में होगा, यानी अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा अपनी मीन पोजीशन के अगेंस्ट। ये वाला पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट, जो मर्जी पॉइंट ले लें आप, तो वो हर पॉइंट जो है अपनी मीन पोजीशन पे अप एंड डाउन मूव करेगा, यानी वाइब्रेशंस करेगा। तो इसे हम कहते हैं वेव मोशन। वेव मोशन जो है वो एक्चुअली क्या है? एक डिस्टर्बेंस है, ऐसी डिस्टर्बेंस जो कि जिस मीडियम में वो डिस्टर्बेंस होगी उस मीडियम के पार्टिकल को मजबूर करेगा कि वो अप एंड डाउन मूव करें अपनी मीन पोजीशन पे, यानी वाइब्रेट करें अपनी मीन पोजीशन पे। अब ये तो आपके पास सिंपल वेव मोशन हो गया। अब वेव मोशन जो होती है उनकी दो तरह की कैटेगरीज होती हैं मेन, टू टाइप्स ऑफ वेव मोशन या वेव्स। एक आपके पास है मैकेनिकल वेव, और दूसरी आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इनके अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया कि मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट करने पे मजबूर करते हैं, जो डिस्टर्बेंस है उसे वेव कहते हैं। यहाँ पे क्या है? दो टाइप्स है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो मैकेनिकल वेव्स, हम उन वेव्स को कहते हैं जिनको अपनी प्रोपगेशन के लिए या ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे आपके पास साउंड वेव है, क्योंकि साउंड एक्चुअली क्या होता है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके दरमियान, उनको कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन का नाम है साउंड वेव। अगर आपके जो साउंड नहीं होगा या कोई और मटेरियल नहीं होगा, जैसे सॉलिड या लिक्विड नहीं होगा, तो आपका जो साउंड है उसको मूव करने के लिए मीडियम नहीं मिलेगा, तो वो मूव नहीं करेगा। इसी तरह अगर वाटर वेव्स हैं तो वाटर की ज़रूरत होती है उनको मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। इसी तरह अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ पे ये रोप है, तो इस रोप की जो वेव्स बन रही हैं वो किसकी वजह से बन रही है? इस रोप की वजह। अगर रोप नहीं होगी तो ये वेव्स नहीं होंगी। अब मैकेनिकल वेव्स, हम उन वेव्स को कहते हैं जो कि मीडियम के बगैर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं कर सकते, प्रोपगेट नहीं कर सकते। उनके बरस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ऐसी वेव्स को कहा जाता है
जो वेव विदाउट एनी मीडियम प्रोपोगेट कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। इनके अंदर आपके पास रेडियो वेव्स आती हैं, इनके अंदर आपके पास हीट वेव्स आती हैं जिनको हम रेडिएशन कहते हैं। वो सारे एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। जैसे आपको पता है कि अर्थ के आउटसाइड जो है सारा स्पेस है, यानी कि वैक्यूम है, वहाँ पे कोई भी एयर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी जो सन की हीट है वो हम तक पहुँच जाती है। क्यों पहुँचती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपोगेशन के लिए। अब जो आपके पास मैकेनिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि वो अपने ट्रैवल के लिए डिपेंडेंट नहीं है किसी भी मीडियम के ऊपर, तो इसलिए जो इनकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करते हैं। जैसे आपके पास लाइट है, लाइट भी इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है। उसके अलावा और भी जो चीज़ें जैसे रेडियो वेव्स हैं, उनकी जो स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन होती है वो भी ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के ही इक्वल होते हैं। जो अगर मैकेनिकल वेव्स हैं, क्योंकि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो अब हर मीडियम के अंदर सपोज आपके पास साउंड वेव जो है, जो आपके पास साउंड की स्पीड है, साउंड की जो स्पीड है, अब क्योंकि मैकेनिकल वेव डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, और हर मीडियम के अंदर वाइब्रेशन करने की अपनी अपनी जो है वो क्या कह सकते हैं उसको एबिलिटी होती है। जब साउंड वेव एयर के अंदर से मूव करेगा तो उसकी अलग स्पीड होगी, जब साउंड वेव लिक्विड के अंदर से मूव करेंगे तो उनकी अलग स्पीड होगी, और वही साउंड वेव जब आपके पास मूव करेंगे सॉलिड के अंदर से तो उनकी अलग स्पीड होगी। सॉलिड के अंदर आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और वो ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए जो साउंड की स्पीड है थ्रू सॉलिड वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत ईजी होती हैं और ईजिली वाइब्रेट कर लेते हैं आपके पास साउंड। इसी तरह लिक्विड के अंदर भी अब आपके पास मॉलिक्यूल साउंड जो सॉलिड होते हैं उनसे तो थोड़ा दूर होते हैं, लेकिन अभी भी एयर के मॉलिक्यूल से ज़्यादा करीब होते हैं और फ्रीली मूव भी कर रहे होते हैं, तो उनको वाइब्रेट कराना भी आसान होता है। इसलिए लिक्विड के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो एयर से ज़्यादा होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है, और सबसे कम स्पीड जो है साउंड की वो एयर के अंदर है, क्योंकि एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं एयर के वो दूर दूर होते हैं आपस में, तो उनको वाइब्रेशन कराना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए एयर के अंदर स्पीड सबसे कम होती है। तो जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनकी स्पीड डिपेंड करेगी मीडियम के ऊपर। सेम टाइप की वेव्स डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती और वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं। हमने आज के लेक्चर में देखा कि वेव मोशन किसे कहते हैं, उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वेव मोशन आप ऐसी डिस्टर्बेंस को कहते हैं जो जब किसी मीडियम में हो तो उस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करना शुरू कर दें, उसे कहते हैं वेव मोशन। आगे वेव मोशन की हमने टाइप्स देखी, दो तरह के वेव्स होती हैं। आगे मैकेनिकल वेव्स हैं, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं मीडियम के ऊपर फॉर देयर मोशन, फॉर देयर प्रोपोगेशन, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती अपने मोशन के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जो आगे के टॉपिक है इस चैप्टर के, जिसमें आपके पास आएंगे मैकेनिकल वेव्स की टाइप, हम वो पढ़ेंगे। शुक्रिया।